So welcome back to the another video. In this video we are going to discuss and revise the chapter 12th of class 12 physics, that is atoms. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So चैप्टर बड़ा सिंपल है और एग्जामिनेशन में हमें एक तरह से फ्री के मार्क्स दे के जाता है। बाकी चैप्टर में आपको कुछ दो तीन चीजें याद करनी है और मुश्किल से एक दो कंसेप्ट आपको समझना है। बाकी इस चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन है वो बड़े आसान से आते हैं। बाकी जो जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम चेक करेंगे कि उनको किस तरीके से हमें सोल्व करना है और किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। बाकी इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी हमारे टॉपिक्स आते हैं, जितनी भी डेफिनेशन आती है, जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं, उन सबको क्या है इस सिंगल वीडियो में हम अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसको क्या अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। बाकी जो हमारे नोट्स हैं जिससे हम मतलब जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है उनको हम साथ ही रखेंगे ताकि एक स्टोरी की तरह हमारा क्या पूरा रिवीजन चलता रहे। बाकी जो रिवीजन नोट्स हैं और भी जो दूसरी वीडियोज है उनका जो लिंक है वो आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप वहां से चेकआउट कर लेना। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। देखो चैप्टर आता है, चैप्टर 12 आता है हमारा एटम्स। देखो आप अपना 9th क्लास से अच्छे से पढ़ते आ रहे हो कि एटम्स क्या होता है। हमें पता है कि जो भी दुनिया मतलब पूरी ये जो वर्ल्ड है ये हमारा किससे बना हुआ है, ये हमारा मैटर से बना हुआ है। अब जो मैटर है वो हमारा मतलब किस चीज से बना हुआ है, ये हमारा हो गया मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो हमारा मैटर। अब जो ये मैटर है ये हमारे बहुत टीनी टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उन्हीं को हम बोलते हैं अपना एटम्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी हमारा यही चीज आती है कि जो एटम्स है वो हमारा क्या सबसे टीनी पार्टिकल हमारा होता है। थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ये सब कुछ आता है। अब देखो हमारा एटम का तो मतलब क्लियर हो गया कि सबको पता चल गया साइंटिस्ट को कि हाँ जो मैटर है ये दुनिया में जो भी चीज है, ये दुनिया या हम है, ये किस चीज से मिलके बनी हुई है, ये एटम से मिलके बनी हुई है। अब बात ये आ गई कि जो एटम है ये दिखने में कैसा है या फिर ये क्या क्या काम मतलब किस किस तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं हमारे एक तरह से जे थॉमसन। जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी लगाई, अपना पढ़ा और मतलब जो सबके सामने क्या है एक अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसका नाम दिया जे थॉमसन मॉडल। उसमें उन्होंने कहा कि जो एक एटम है वो एक स्फेरिकल शेप में है और उसमें क्या है जो हमारा पूरे में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में हमारा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो हमारा क्या है जहां जहां पर क्या है एम्बेडेड है। जैसे कि हमारा वाटरमेलन का होता है जैसे कि स्टेप में, और जैसे कि हमारा जो प्लम होते हैं पुडिंग में, उस तरीके से हमारे क्या जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है पूरे एक हमारे क्या स्फेरिकल शेप में। तो इस तरीके से जो जे थॉमसन है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये अपना एक मॉडल दिया, इसको हम फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। उन्होंने अपना मॉडल दिया कि हमारा जो एटम है वो कुछ दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो बात यहां तक ठीक थी, चलो भाई मतलब कहीं से तो स्टार्ट हुआ कि किसी ने तो बताया कि हाँ एटम कैसा है, स्फेरिकल है, लाइन में है या पॉइंट साइज है। यहां से हमारी क्या मतलब एटम की किस किस तरह से वो दिखेगा ये शुरुआत हो गई। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करने के बाद जो ये पूरा स्फीयर है ये क्या हो जाएगा एक तरीके से खत्म हो जाएगा, मींस इसकी कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। तो ये जो हमारा मॉडल है ये हमारा जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हमारा जो मॉडल है जे थॉमसन का ये क्या एक तरीके से फेल हो गया। और साथ साथ जो हमारा एच एटम के या फिर जो भी हमारे एटम्स है उनका जो स्पेक्ट्रम आता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है, जो कि हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, उसको भी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये जो मॉडल है फर्स्ट मॉडल एटम एक तरीके से इसको क्या रिजेक्ट कर दिया गया। फिर साइंटिस्ट आते हैं, सेकंड साइंटिस्ट आते हैं। वैसे तो बहुत साइंटिस्ट आए, सबने अपना अपना मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हम मेन साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड साइंटिस्ट आए हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जो आप मतलब कि 9th 10th में आपने पढ़ा भी था, जो था गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने उसमें क्या किया कि उन्होंने कुछ इस तरीके से मतलब कि अरेंजमेंट बनाया जहां पर उन्होंने क्या एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया और उसको क्या मतलब कि बीच में गोल्ड फॉइल लगाई और लास्ट में क्या लगाया एक डिटेक्टर लगाया जहां पर हमें पता चलेगा कि हमारे कौन सी जो अल्फा पार्टिकल की रेज है वो हम मतलब डिटेक्टर तक पहुंची है और किस एंगल पर हमारी पहुंची है। अब देखो यहां पर होता क्या है, जैसे इस तरीके का हमारा अरेंजमेंट था, इस तरफ से हमारे अल्फा पार्टिकल जाते हैं गोल्ड फॉइल के बीच में से मतलब पास होते हैं और कुछ तो हमारे मतलब सीधे निकल जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ हमारे वापस आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे इसमें एक्सपेरिमेंट हुआ। अब देखो यहां से जो मेन पॉइंट आते हैं वो आते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन, मींस जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें हम जो रदरफोर्ड है और जो और भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमारा पॉइंट निकल के आया। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आती है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्टेट, मींस जो हमारा ये गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम थे उनके अंदर से जो अल्फा पार्टिकल रेज हैं, जो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल रेज थी वो क्या है स्ट्रेट पास हो गई, मींस बिना डिफ्लेक्ट हुए। जैसे कि कोई खाली ग्राउंड है, आप उसमें से किसी भी साइड चलना स्टार्ट करो, मींस अगर आप सीधा चलना स्टार्ट करोगे तो आप किसी से भी नहीं टकराओगे और आप क्या है अपनी मतलब जहां पर भी
जाना है सीधे चले जाओगे। कुछ इस तरीके से हमारा अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल गए। ये आता है फर्स्ट पॉइंट, उसकी ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्व उन्होंने किया कि कुछ पार्टिकल क्या है हल्के फुल्के डिफ्लेक्ट हुए, मींस बहुत थोड़े हुए डिफ्लेक्ट है। मींस यहां पर मान लो कुछ हमारा एटम है या फिर उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो यहां से जो आया वो हल्का सा क्या डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब बहुत हल्के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए कुछ हमारे अल्फा पार्टिकल की रेज। सेकंड पॉइंट आता है। फिर थर्ड आता है कि कुछ हमारे जो रेज हैं वो क्या ग्रेटर देन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए, मींस यहां से आ रहे हैं और कुछ ज्यादा ही एंगल पर, मींस ज्यादा ही एंगल पर क्या डिफ्लेक्ट हुए। ऐसे हमारे क्या बहुत कम थे, तो कुछ ऐसा देखने को हमें मिला। और लास्ट एक पॉइंट आता है कि एक पार्टिकल्स मींस एक जो रे थी वो क्या है हमारी टकरा के क्या हमारी क्या वापस ही हो गई, मींस जिस पास से वो जा रही थी उसी पाथ से वो आ गई। तो ये कुछ हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। और साथ साथ यहां पर एक पॉइंट आया कि स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टारगेट थिकनेस फॉर थिन टारगेट्स, मींस जो स्कैटरिंग है वो आपकी किसके प्रोपोर्शनल है, टारगेट की थिकनेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस फॉर एग्जांपल जैसे आप एक ग्राउंड में जा रहे हो, मान लो फ्री ग्राउंड है, मान लो कोई ग्राउंड में कोई नहीं है, जैसे ही बोलते हैं नो मैंस लैंड है, तो वहां पर अगर आप सीधे जाओगे कैसे भी जाओगे तो आप किसी से भी टकराओगे नहीं। और अगर वहां पर हम कोई पोल लगा दे या फिर सामने कोई हम क्या बिल्डिंग खड़ी कर दे या फिर कोई ट्रक खड़ा कर दे, आप जितना ज्यादा वो मोटा होता चला जाएगा, मींस जो हमारा टकराने वाली चीज है वो जितनी ज्यादा ब्रॉड होती चली जाएगी, आप उतना ज्यादा ही क्या करोगे स्कैटर और ज्यादा हो जाओगे। तो इस तरीके से पॉइंट आता है स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टारगेट थिकनेस, जितना ज्यादा हमारा जो जिससे हम टकरा रहे हैं वो जितना ज्यादा ब्रॉड होगा उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, मतलब कि स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो ये पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया एट स्कैटरिंग एंगल थीटा इज वेरीज इनवर्सली, मींस ये एक तरह से एक फॉर्मूला आता है, जो कि फॉर्मूला आता है ये लिख दे, इसमें आपको डायग्राम मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि आता है एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2। मींस इसमें ये क्या बताता है, इसमें ये बताता है कि जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, मींस हमारे कितना अल्फा पार्टिकल्स हैं जो क्या है स्कैटर होंगे किसी भी हमारे क्या है किसी चीज से टकरा के, तो वो हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यूज इस फॉर्मूले से हम सिंपली निकाल सकते हैं। और जो यहाँ पर थीटा है, थीटा का मतलब है हमारा कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो ये सिंपल हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये सब आ जाती है हमारी ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो यहाँ से हमारी ये दो चीज आती है, एक तो आता है क्लोजेस्ट अप्रोच, मींस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका मतलब क्या है, देखो हमारी जो अल्फा पार्टिकल रेज हैं ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बीच में जो एटम है वो जो मतलब जिससे बना हुआ है जो न्यूक्लियस है उसके अंदर वो भी क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये बात हमें आगे जाके पता चली। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब देखो जो जो सेम चार्जेस होंगे या फिर सेम चीजें होंगी वो आपस में क्या करेंगी, रेपेल करेगी। तो हमें यहाँ पर पॉइंट ये निकालना है कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरी इसके पास रेज आ रही है, तो ये मैक्सिमम इसके कितनी पास तक जा सकती है कि ये क्या है कि मतलब कि रिफ्लेक्ट होके क्या है एक तरीके से बैक आ जाए, मींस रेपेल होके बैक आ जाए। तो ये सब मिनिमम डिस्टेंस कितना मतलब कवर करेगी, इसके बीच में कितना गैप होगा, तो उसी को हम बोलते हैं अपना क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसका जो फॉर्मूला होता है मतलब एक तरह से डिनोट करते हैं आर नोट से, और जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है आर नोट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और इसमें हमारा जेड वही एटॉमिक नंबर, ई मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और 2 पाई 2 तो नंबर हो गया, और पाई मतलब 3.14 या फिर 22.7 वही, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपका एक कांस्टेंट है, और जो के है के का मतलब है हमारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। इस वैल्यू को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं कि जो क्लोजेस्ट अप्रोच आती है, मींस जो एक रे है वो एक एटम की कितनी मैक्सिमम पास तक जा सकती है, उसको हम बोलते हैं अपना उसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इसी तरीके से एक टर्म आती है इंपैक्ट पैरामीटर। ये दोनों जो टर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इनसे छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है। देखो नेक्स्ट आती है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर में क्या होता है, मान लो ये मेरा कोई एटम है, एटम की मतलब ये ऑर्बिट है, तो जो मेरा ये जो रे आई है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी रे आई है और ये सेंटर की लाइन है, तो सेंटर की लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीच में वो मेरा कितना है, उसको हम बोलते हैं अपना इंपैक्ट पैरामीटर, जिसको डिनोट करते हैं बी से। और जिसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है मेरा बी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर कोट थीटा बाय 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। इनविच जो आपको पता है जेड है मेरा हो गया सिंपल एटॉमिक नंबर, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कोट तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग रखेंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 नंबर, पाई हमारा 3.14, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट, और के मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले को सोल्व करके भी हम क्या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है मेरा इंपैक्ट पैरामीटर। ये दोनों क्या है, दोनों जो टर्म है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इससे हमारा रिजल्ट क्या आया, मतलब हमें क्या बातें पता चली जो हमारे काम की भी है। सबसे पहले बात ये पता चलेगी जो मोस्ट ऑफ द एटम है वो अंदर से क्या है, खाली है। मींस आपकी जो रेज है वो सीधी जा रही थी। सीधी जाने का मतलब है आप ग्राउंड में सीधे चले जा रहे हो, तो इसका मतलब वहां पर कोई नहीं है, मतलब सामने कोई बच्चा भी नहीं है टकराने के लिए, और पीछे से आपका कोई टीचर भी आवाज नहीं दे रहा कि कहां पर घूम रहे हो, ऐसे
मतलब पीरियड के टाइम। तो ये मतलब कि जो मोस्ट ऑफ द एटम है एक तरीके से वो क्या है अंदर से खाली है। फिर सेकंड पॉइंट आता है न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड जो हमारा जो मतलब कि जो एटम है उसके बीच में हमारा क्या है सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है एक तरीके से रखा हुआ है, एक तरीके से वहां पर है। और पॉजिटिव चार्ज वो क्या है बहुत डेंसली रखा हुआ है और वो बिल्कुल क्या एक ही जगह पर हमारा सब कुछ है। मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पर है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, और उसके अंदर हमारे क्या सारे न्यूक्लियस वहीं पर रहते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ से मतलब इस एक्सपेरिमेंट से निकल के आया। थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या है रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। अब ये बात मतलब सिर्फ उन्होंने इतना मतलब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मतलब कि जो रेज थे वो डाल रहे थे तो वो अलग अलग एंगल पर क्या रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो हमें यहां से ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ क्या कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं कहां कहां पर कर रहे हैं वो तो नहीं पता चला, लेकिन सिर्फ ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमें कुछ रिजल्ट्स मिले। यहाँ पर बात आती है कॉजेज ऑफ फेलियर। मींस देखो अब ये जो उन्होंने अपना मॉडल बताया रदरफोर्ड ने, इसमें भी हमारी क्या कुछ मतलब फेलियर थे। अब देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो वही था कि ये स्टेबिलिटी को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन है मतलब आप ही या फिर कोई भी मतलब किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करता करता वो थकेगा, मीन्स उसकी एनर्जी लूज होगी। तो एनर्जी लूज करता करता वो क्या है जो सेंटर पॉइंट है वहां पर आके रुक जाएगा। तो ऐसी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व करता रहेगा तो कुछ टाइम बाद वो अपनी एनर्जी को लूज करके क्या इस पॉजिटिव न्यूक्लियस में हमारा क्या गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिर तो ये पूरा एटम क्या है इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में मतलब नहीं होता है। तो ये मतलब एक तरीके से क्या है जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन ये गिर नहीं रहा है रियल लाइफ में। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि भाई रिवॉल्व करेगी चीज तो एनर्जी लूज करेगी तो ये गिर जाना चाहिए। तो यहां पर इस चीज का कंफ्यूजन रहा। ये एक तरह से इसका क्या फेलियर हो गया। सेकंड वही है कि जो हमारा ये एच जो स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसको भी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वहां पर जो लाइंस आ रही है जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एमिट कैसे कर रहा है और एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है। वो भी चीज ये क्या है ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट या फिर बोल सकते हैं रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये क्या हमारे क्या आ जाते हैं एक तरीके से फेलियर आ जाते हैं। बाकी एक फेलियर ये भी आता है कि जो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन किस तरीके से रिवॉल्व करता है, अलग अलग रिवॉल्व करता है या फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उन्होंने ये बात भी नहीं बताई। तो ये सब आ जाते हैं उनके फेलियर्स बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट आता है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल। देखो ये बोर एटॉमिक मॉडल उन्होंने नए साइंटिस्ट आते हैं फाइनल ये एक तरीके से फाइनल ही आ जाते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसी को उठाया और उसमें क्या है कुछ अपग्रेड किया, कुछ चेंजेस किए और मतलब कि एक नई थ्योरी अपनी बनाई। बाकी जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पर आता है बोर मॉडिफाइड द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड गिव्स 3 पोस्टुलेट। उन्होंने क्या 3 पोस्टुलेट दिए, मींस 3 बातें बताई। सबसे पहले An electron in atom revolves around the nucleus in a certain orbit without emission of energy. Coulombic force between electron and proton provides सेंटीपिटल फोर्स। मीन्स यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है विदाउट द एमिशन ऑफ एनर्जी, और वो जो लगातार घूमता रहता है वहां पर उसको जो एनर्जी मिलती है एक तरीके से मीन्स उस घूमने की एनर्जी वो कहाँ से मिलती है, वो कोलम्बिक फोर्स मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगी हुई है, जो कि उसको एक तरह से सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। मीन्स वो लगातार क्या है उसी ऑर्बिट में घूमता रहे। तो उन्होंने ये क्या है मतलब पहली बात बताई जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मींस उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है हर जो जैसे ये मेरा पॉजिटिव बीच में न्यूक्लियस होगा, ये मेरे क्या हो गए सारे ऑर्बिट हो गए। तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की सबकी एनर्जी मींस अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी अलग अलग होगी। और वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो डिपेंड करेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर घूमने का उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जो कि जैसे मेरा फॉर्मूला आ जाता है कि जो मेरा MVR है वो मेरा क्या है NH/2 पाई के इक्वल आता है। मींस इसको सोल्व करके मैं निकाल सकता हूँ कि मेरे में जो नंबर ऑफ शेल होगी वो कौन सी होगी। मींस M मास रख देंगे, V वेलोसिटी रख देंगे, R हम क्या रेडियस रख देंगे और H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई की वैल्यू रख के हम अपना N की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जो N की वैल्यू आएगी मींस 1 आती है तो फर्स्ट शेल में घूमेगा, सेकंड आती है तो सेकंड शेल में, थर्ड आती है तो थर्ड शेल में वो घूमेगा। ऐसा नहीं होगा वही थर्ड में घूम रहा है और फिर वो घूम फिर के क्या है फोर्थ में चला गया। या फिर क्या आ जाता है 2.3 आएगा। मींस ये क्या है
पूरा फिक्स नंबर ही आएगा कि कौन सी शेल में वो घूमेगा। तो ये हमारा क्या जाता है, सेकंड पोस्टुलेट आ जाता है। अब थर्ड पोस्टुलेट क्या आता है, वो आता है कि द रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर। मींस अगर इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी शेल्स है उससे लोअर एनर्जी शेल में आएगा तो वो क्या है, एनर्जी को एमिट करेगा, मींस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालेगा। और वाइस वर्सा, मींस अगर वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो वो एनर्जी क्या कंज्यूम करेगा, मींस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये 2 पॉइंट, मतलब कि 3 पॉइंट उन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमारे 3 पॉइंट आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन 3 पॉइंट को मतलब एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। मींस यहाँ पर उसकी मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, वहां पर उसकी एनर्जी कितनी होगी और वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, उसके हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाते हैं जो कि न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मींस जो ये ऑर्बिट होगा इसकी रेडियस कितनी होगी, वो होगी r = 0.53 n²/z। मींस ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट हमारे पास क्या रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एन की वैल्यू मतलब कि नंबर ऑफ शेल, मतलब किस नंबर ऑफ शेल में घूम रहा है, जेड मतलब हमारा एटॉमिक नंबर। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे और हमारे पास क्या रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ जाएगी। सेकंड आता है काइनेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है वो निकाल सकते हैं Ze²/8πε0r। इस वैल्यू को रख के, और इसमें जेड आपको पता है एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट और आर मतलब हमारी उसकी रेडियस, मींस जिस भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है। ये सब वैल्यू रख के हम क्या निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। बाकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उनका जो रिलेशन होता है वो हमारा ये होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस का u/2 होती है। मींस अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं वहां पर, और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हम क्या काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो एक तरीके से हमारी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। मींस मान लो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसका मैं क्या है नेगेटिव कर दूं, मींस उसको क्या नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो सिंपली आ जाएगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या होता है, c/137 × z/n। ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो सिंपल मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है E = -13.6 z²/n²। ये क्या जाती है, ये भी मेरे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या है एनर्जी आ जाती है, वो जिस भी ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व कर रहा है। यहां पर ये क्या आ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। यहां पर जो Z है वो एटॉमिक नंबर और n मेरा क्या है, जो मेरा क्या होता है नंबर ऑफ शेल होती है। मींस नंबर ऑफ शेल, अगर मेरे को 3 जो नंबर ऑफ शेल है वो 3 है, मेरे को वहां पर एनर्जी निकालनी कि उस शेल की कितनी एनर्जी होगी, मींस वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कितनी होगी। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा -13.6 अपॉन यहाँ पर क्या था z²। z मान लेते हैं हम, हाइड्रोजन के निकाल लें तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आएगा मेरा n² के मान लो 3 के लिए निकाल रहा हूँ तो मेरा आ जाएगा 9। इसको सोल्व करके 13.6 इसको सोल्व करके मैं निकाल सकता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो थर्ड शेल है उसमें हमारी कितनी एनर्जी होगी। तो ये सिंपल से मेरे क्या कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो n है नंबर ऑफ शेल है, z एटॉमिक नंबर है, और जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस चैप्टर का एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होता है। देखो एग्जामिनेशन में यहाँ से मतलब पक्का क्वेश्चन आना होता है। देखो इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, मान लो जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, मतलब ये एक ग्राफ की तरह दिख रहा है। यहाँ पर क्या होता है, हमारी क्या नंबर ऑफ अलग अलग शेल्स है। तो जब नंबर ऑफ शेल्स में जब इलेक्ट्रॉन है एक शेल से दूसरी शेल में जाएगा तो वो एनर्जी को क्या एमिट या फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो वहां पर हमें निकालनी होती है कि जो एनर्जी उसने एमिट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, वो सिंपली हमको क्या कैलकुलेट करना होता है। तो उसी के लिए हमारा फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारा क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो हमारा फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, मींस फ्रीक्वेंसी = 1/λ = r × 1/ni² - 1/nf²। इनमें जो हमारा ये मतलब लैम्डा हो गया तो हमारी सिंपल वेवलेंथ है, आर हमारा क्या कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू होती है वो सिंपली होती है हमारी 1.09 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये हमारी वैल्यू होती है। और एन आई का मतलब है जो इनिशियल उसकी स्टेट है, मींस इनिशियल शेल है किस शेल में है, और एन एफ का मतलब है कि जो फाइनल हमारी शेल होने वाली है वो कौन सी होगी। तो ये सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आता है। अब देखो यहाँ पर मेन बात जो आती है वो आती है हमारी सीरीज हमारी जो सिंपली है लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट पीफुंड। ये हमारी क्या सिंपली हमारी 5 सीरीज होती है। अब देखो ये किस तरीके से याद करनी है, मींस जिस सीरीज में लिखी हुई है, जिस सीरियल नंबर में लिखे हैं आपको इसी तरीके से याद करनी होती है। और साथ साथ इनका जो रीजन है वो एक तरीके से आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वो किस किस रीजन में हमारी जो एनर्जी है वो पड़ती है। अब देखो यहाँ पर जो मेन पॉइंट आता है वो आता है जैसे हमारी जो फर्स्ट सीरीज है उसके लिए जो एन आई इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारा नंबर ऑफ शेल 1 होगी और बाद में 2 3 4 आगे बढ़ती रहेगी। ऐसी जो सेकंड सीरीज है हमारी बाल्मर सीरीज उसके लिए एन आई की वैल्यू होगी 2 और आगे हमारी 3 4 5 जो फाइनल वैल्यू होगी वो बढ़ती रहेगी।
ऐसे हमारे थर्ड के लिए 3 और फिर आगे 4 5 6 ऐसी बढ़ती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा मतलब इसके फॉर्मूले आते हैं। अब मेन बात है यहाँ पर कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने, हम कुछ क्वेश्चन इसमें ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें लिखा हुआ है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज एंड बाल्मर सीरीज, मींस लाइमन सीरीज में और बाल्मर सीरीज में हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। देखो लाइमन सीरीज हमारी क्या आती है, सबसे पहले आती है, तो उसमें ni कितना लेंगे, वो हम 1 लेंगे। और अगर वो हमसे पूछे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम जो फाइनल मींस जो nf की वैल्यू है उसमें जो हमारा सबसे पहला वाला नंबर होता है वही हम लेंगे। तो लाइमन सीरीज के लिए ni की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1, और जो ni की वैल्यू 1 और जो nf की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और इस फॉर्मूले को सोल्व करके हम क्या है अपनी जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो सिंपली निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से हम सिंपली सोल्व करेंगे। जैसे हमारा ये लिखेंगे 1/λ इज इक्वल टू r 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। यहाँ पर जो ni है वो ध्यान रखना है कि जो n है ni है और nf है वो किस तरीके से रखना है। अब देखो उसने कहा है लाइमन सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हम अपना जो ni है लाइमन के लिए फर्स्ट से स्टार्ट होता है तो ni की वैल्यू 1 रख देंगे और जो nf है उसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, सिंपली हम अपना 2 रख देंगे। ऐसे वो हमारा बार्मर सीरीज के लिए पूछता है, बार्मर सीरीज के लिए आप सोल्व करके बताओ कि क्या क्या हमारा आंसर आता है। बाकी वीडियो पॉज करके या फिर आपके पास जो पेन पेंसिल है उस पर सोल्व करके आंसर कमेंट डाउन करो कि क्या आपका आंसर आता है। लाइमन सीरीज के लिए भी इसको सोल्व करके पूरे फॉर्मूले को, और जो बार्मर सीरीज है उसमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए आप ni क्या लोगे और nf क्या लोगे वो भी लिखो, और साथ साथ सोल्व करके क्या वेवलेंथ आती है वो भी आप उसके कमेंट डाउन करो। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आता है हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन इट ग्राउंड स्टेट absorbs a photon which exists it to be n is equal to 4, मींस जो ग्राउंड स्टेट से वो क्या है n4 में चला जाता है लेवल। एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, मींस हमें जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो एस्टिमेट करनी है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है कि जो एनर्जी है वो एक तरीके से एक n4 है और एक n हमारा क्या है 1 है। इनमें हमारा जो एनर्जी का मींस कहाँ से कहाँ तक जाएगी वो हमें वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हम अपना यही फॉर्मूला लगाएंगे और जो हमारा n इनिशियल है, इनिशियल वो कहाँ पर है, वो ग्राउंड स्टेट में है, तो ni की वैल्यू रख देंगे 1 और जो nf है उसकी वैल्यू रख देंगे अपना 4, और सोल्व करके क्या है हम अपना जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सिंपल वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा था एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी, हमारे से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख रहा था, तो हम क्या है बीच में से ही हटा देंगे और डायरेक्ट हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हम मतलब ni की वैल्यू 1 रख देंगे और nf की वैल्यू 4 रख देंगे और हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। आप ये जो 8-10 क्वेश्चन है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उनको क्या सोल्व करके देखना, इनसे बाहर आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। हमारा एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा अच्छे अलग लेवल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ये हम देखते हैं। देखो इसमें आता है हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड विद एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन, मींस जो हमारा मींस एक एटम है उसको क्या है एक तरीके से एनर्जी दी गई जो कि 12.5 हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी दी गई। तो हमसे वो पूछ रहा है कि द हाईएस्ट एनर्जी लेवल अप टू विच द हाइड्रोजन एटम्स विल बी एक्साइटेड, मींस मान लो वो अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट से किस मतलब कि एनर्जी शेल में वो जो एटम्स है वो चले जाएंगे। तो हमसे वो पूछ रहा है। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको मतलब कि 1000 मतलब कि कुछ इतने अमाउंट क्या पैसा दिया जाता है तो आप मैक्सिमम कितना मतलब क्या क्या कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना होगा, हम क्या करेंगे कि हर एक जो n1 है n2 है n3 है और n4 है या फिर आगे तक देखेंगे, हम हर एक शेल की क्या एनर्जी निकाल लेंगे। अब जितनी एनर्जी उसने हमको दी है वो जिस एनर्जी शेल के इक्वल आ जाएगी, मीन्स वहां तक जाने के लिए इतनी एनर्जी हमको चाहिए, तो वहां तक ही हमारा जो एटम है मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच पाएगा। तो सिंपल सा हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो सोल्व कैसे करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट में जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है हमारी माइनस का 13.6, इतनी तो एनर्जी उसके पास पहले से ही होती है। बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी मैंने कितनी प्रोवाइड कर दी, वो 12.5 मैंने उसको क्या है प्रोवाइड कर दी। तो अब उसकी एनर्जी कितनी आ गई, अब मेरे पास उसकी एनर्जी आ जाएगी माइनस का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है इतनी एनर्जी हो गई। तो इन जो नंबर ऑफ शेल्स है, इन नंबर ऑफ शेल्स में से जितनी जिस शेल की क्या है इतनी एनर्जी होगी उसी शेल में जो हमारा एटम है वो जाके बैठ जाएगा, मीन्स वो वहां तक चला जाएगा। अब हम एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, एनर्जी का सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे E इज इक्वल टू हमारा जो अभी फॉर्मूले देखे थे हमने, E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का 13.6 Z स्क्वायर अपॉन एन Z अपॉन एन स्क्वायर। इस फॉर्मूले हम क्या वैल्यू रखते रहेंगे, मीन्स एनर्जी हमारी आएगी Z हमें पता ही है हाइड्रोजन के निकालने 1 रख देंगे और n की वैल्यू हम हर बार निकालते रहेंगे। तो जैसे n1 के लिए मींस
देखो यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, मीन्स मेरे पास एनर्जी का ये एक फॉर्मूला है और मेरे पास क्या है, अब इतनी मेरे पास एनर्जी है, मीन्स किसी शेल की इतनी एनर्जी है, वो मेरे को पता लगाना है कि वो किस शेल की है। उसी शेल में मेरा जो हाइड्रोजन एटम है वो चला जाएगा। मैं एन की वैल्यूज में 1 रखता हूँ और एनर्जी की वैल्यू सोल्व करता हूँ। सिंपली सोल्व करके जो मेरी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वो मेरी आ रही है मेरी माइनस का 13.6, मीन्स फर्स्ट में तो मेरी यही होती है, तो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। अब देखो ये और ये, इसमें से ये वाला क्या बहुत ज़्यादा बड़ा है, मीन्स ये बड़ी एनर्जी है वो छोटी एनर्जी है, तो वो N1 में तो रहेगा। मीन्स अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और कहीं पर मतलब 10 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है, आपकी जेब में 1000 रुपये हैं, तो आप वहाँ पर मतलब नहीं जाओगे, आप सोचोगे कि थोड़ा सा और क्या है, मैं खर्चा करके कुछ अच्छी चीज़ मतलब लूँगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड की। देखो N अगर 2 है, मीन्स N2 इसमें रखेंगे तो हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस का 3.4, ये मेरी एनर्जी की वैल्यू आती है। मीन्स अभी भी आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और वहाँ पर मतलब कि कुछ जो चीज़ मिल रही है वो कम की मिल रही है, मीन्स अभी भी आप और खर्चा कर सकते हो, तो आप N2 में भी रहोगे। मीन्स जो N2 दुकान है वहाँ से भी सामान नहीं लोगे। अब क्या आप N3 दुकान के पास जाते हो और वहाँ पर जो खर्चा है, मीन्स जो एनर्जी की वैल्यू है, यहाँ पर 3 की वैल्यू रख के वैल्यू देखते हो एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, जो कि मेरी आती है माइनस का 1.5। जो N3 के लिए वैल्यू है वो मेरी माइनस का 1.5 आ जाती है। अब देखो काफ़ी मतलब कि क्या है, पास पास आ गए हो, मीन्स अभी भी आपके पास एक तरीके से ज़्यादा है, लेकिन आप क्या उसके पास आ गए हो। अब आप सोचते हो कि मतलब नेक्स्ट दुकान पे भी ट्राई कर लेता हूँ कि आप तक मेरे को वहाँ पर और अच्छी चीज़ मिल जाए, तो हम N4 में भी एक बार डाल के देख लेते हैं वैल्यू क्या मेरी वैल्यू आती है। तो N4 अगर मैं यहाँ पर N4 रखता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है 0.85 माइनस का 0.85। तो N मीन्स आप नेक्स्ट दुकान पर N4 दुकान पर जाते हो तो आपको क्या है ज़्यादा, मीन्स आपका बजट तो 1000 का है, लेकिन वहाँ पर सामान जो मिल रहा है वो 1200 का मिल रहा है, तो आप क्या है N4 में तो जा नहीं सकते। तो आप मैक्सिमम कितने का सामान खरीद सकते हो, N3 तक का सामान खरीद सकते हो। मीन्स जो ये हाइड्रोजन एटम है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये मेरा N3 तक जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा अलग भी था और काफी इंपॉर्टेंट, मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस तरीके से हमारे होते हैं। बाकी जो ये सब क्वेश्चन है आपको इनका मतलब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप क्या है जरूर ट्राई कर लेना। बात करते कुछ आगे हमारी कुछ टर्म्स आती है, जैसे सबसे पहले आती है एक्साइटेशन। देखो एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी जो हमारा एटम है उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको कुछ बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक्साइट हो जाएंगे और क्या है एक लोअर एनर्जी शेल से लेके हायर एनर्जी शेल पे चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। नेक्स्ट आता है एक्साइटिंग एनर्जी। एक्साइटिंग एनर्जी का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको इलेक्ट्रॉन पाके एक लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा, उसी मिनिमम एनर्जी को हम बोलेंगे अपना एक्साइटेशन एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है वो हम निकालते हैं डेल्टा ई हमारी होती है, जो कि ई एफ माइनस का ई आई हम करके निकाल लेंगे। मीन्स जो हायर एनर्जी लेवल था वहां पर कितना मतलब ये एक जो महंगी चीज थी उसमें कितना खर्चा था और जो आपका बजट था वो कितना था, उसके बीच का जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, डेल्टा ई होगा। मीन्स इतने पैसे और आपको डालने पड़ेंगे, मीन्स वो हो जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी। इतनी आपको एक्साइटमेंट हो जाए या इतना आप अगर पैसा और इकट्ठा कर लो या इतना और ज़्यादा पढ़ लो तो आप क्या है एक हायर एनर्जी लेवल तक पहुंच जाओगे। तो ये हमारी क्या है एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। अब देखो यहाँ पर आ जाता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब है कि जो हायर एनर्जी लेवल है और जो लोअर एनर्जी लेवल है उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी वैल्यू को हम बोलते हैं अपना एक्साइटेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट और लास्ट टर्म आती है मेरी, वो आती है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो मिनिमम एनर्जी जिसको लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम को ही छोड़ के चला जाएगा। मीन्स एक तरीके से उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो एटम को छोड़ के यहां से निकल जाएगा। मींस वो सारी दुकानों पे ना देख के सीधा क्या मॉल में जाके शॉपिंग कर लेगा। तो ये आ जाता है मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एटम। एटम से सीधा बाहर निकल जाए उस एनर्जी को हम बोलेंगे अपना आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। मींस जो बोर एटॉमिक मॉडल आया काफी हद तक ठीक था, अच्छी खासी हमें उससे इंफॉर्मेशन मिल गई, लेकिन उसके भी हमारे कुछ ड्रॉबैक आते हैं। जैसे कि सबसे पहले नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। मींस ऐसे एटम जिनके पास मोर देन वन एटम हो उन पे उनका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको क्या है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ साथ सेकंड पॉइंट ये आता है जो फाइन स्पेक्ट्रा आया, मींस एक स्पेक्ट्रम लाइन आई, उनके बीच में भी जो लाइंस आई उनको भी क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकंड आता है नोट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। मींस हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, किस तरीके से रिवॉल्व करेंगे, उसको भी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी हमारा बाद में चल के फॉर्मूला आ गया था 2n स्क्वायर नंबर होंगे और वही उस नंबर ऑफ शेल में क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्या आ जाते हैं ड्रॉबैक्स आ जाते हैं बोर एटॉमिक मॉडल के। बाकी लास्टली हमारे कुछ मतलब कि लास्ट में कुछ फॉर्मूलेज आते हैं न्यूमेरिकली के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ द पोटेंशियल एनर्जी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का रिलेशन यूज करके किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। मींस जैसे
N4 से लेके N1 तक मेरा कोई चीज़ आ रही है, तो N4 से मीन्स ये N4 है, ये N3 है, ये N2 होगा, ये N1 होगा। तो एक तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, और एक हमारा क्या ये तो वही हो गया, इसमें यहाँ तक आ जाएगा और हमारा क्या यहाँ तक सिंपल वैल्यू आ जाएगी। तो मीन्स मेरी नंबर ऑफ टोटल लाइंस, हमारी जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है वो कितनी बनेगी, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि है n इज इक्वल टू n ब्रैकेट n-1 मीन्स मेरा फॉर्मूला है कैपिटल N इज इक्वल टू n-1 अपॉन 2। मीन्स ये फॉर्मूला लगा के मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ कि मेरी नंबर ऑफ जो टोटल लाइन्स है वो कितनी आएगी। यहाँ से n की वैल्यू बताएगी मेरी टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। n मेरा क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मीन्स मान लो 4 था तो 4 रखे गए, 4 अपॉन 2, 4 इंटू 3 आ जाएगा अपॉन 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। मीन्स मेरी जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आएगी वो कितनी आएगी, मेरी टोटल नंबर ऑफ लाइन 6 आएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। मेरा चैप्टर 12 एटम से, बाकी इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं हमने उनको क्या अच्छे से रिवाइज कर लिया। इनसे बाहर हमारा कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में नहीं आता। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपकी जो अच्छे से हमने समझा वो सब कुछ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो बीच में हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनको सोल्व करके उनका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और साथ साथ अगर आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड या फिर फिजिक्स में किसी से भी चीज से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, उसको भी आप कमेंट डाउन कर देना या फिर हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। हम वहां पर चेकआउट कर लेंगे किस तरीके की हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।